नमस्कार। मैं अरुण के शर्मा, एनालिस्ट वन थॉट। आज बात करेंगे भारत के वर्तमान सीजेआई जस्टिस गवई साहब की। अब उन्होंने ये बयान दिया है पहले भी कि जो न्यायाधीश होते हैं उनकी नौकरी 9 से 5 की नहीं होती। देश की एकमात्र पोस्ट जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय में एक ही होते हैं। और उन्होंने कहा कि हमारा काम जो है वो अधिकारों की रक्षा के लिए अदालतों की सक्रियता जरूरी है, हम उसके लिए हैं, ना कि हम 9 से 5 की ड्यूटी करने के लिए। और जीवन में पीछे मुड़कर देखने पर कुछ भावुक भी हो जाते हैं। इमोशनल व्यक्तित्व है उनका। अपने माता पिता को जब याद करते हैं तो कुछ भावुकता भी उनके झलकती है। तो इससे ये भी पता चलता है कि न्याय में सिर्फ दंड देना ही नहीं, इमोशनल लेवल पर भी ऐसे लोग भावुक होते हैं, मन से काम लेते हैं। वहाँ तथ्यों से, दिमाग से तौल कर ऐसी बात नहीं करते। एक सामान्य प्रक्रिया है। एक पुत्र होने के नाते उन्होंने अपने माता पिता को याद किया और भाव से भर गए। अब गवई साहब नागपुर बार एसोसिएशन के कार्यक्रम में शामिल हुए थे। शुक्रवार को उन्होंने कहा कि संविधान और नागरिकों के अधिकारों को बनाए रखने के लिए न्यायिक सक्रियता कहा उन्होंने, ये जरूरी है, ये बनी रहेगी, लेकिन इसे न्यायिक आतंकवाद में नहीं बदला जा सकता। अब न्यायिक आतंकवाद क्या होता है? न्यायिक आतंकवाद ये होता है कि राहुल गांधी को पहले तो मानहानि केस में कुछ करो नहीं, और फिर ऐसा व्यक्ति जिसको मोहरा बनाकर उनके खिलाफ केस किया गया, आनन फानन में उन्होंने 2 महीने के अंदर अंदर केस का फैसला कर दिया और हमारे लोकसभा अध्यक्ष ने उनकी लोकसभा की सदस्यता को छीन लिया। हालांकि उदाहरण है हमारे पास, बहुत सारे लोग 3-3 साल तक बैठे हुए हैं, उनको सजा हुई अपील कर रखी है, वो उनकी सदस्यता नहीं छीनी गई, बल्कि सदस्यता ही नहीं, उनका घर भी छीन लिया गया। अब ये कैसे करके उन्होंने मैनेज किया गुजरात से गुजरातियों ने, तो इसको मैं न्यायिक आतंकवाद में जोड़कर देखता हूं। और सीजेआई ने कहा कि भारतीय लोकतंत्र के 3 अंग हैं, मुख्यतः 4 हैं। अब उन्होंने कहा कि विधायिका जो है, एमएलए, एमपी, राज्यसभा के सदस्य, कार्यपालिका जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, हमारे संवैधानिक संस्थाएं हैं जिसमें सीबीआई, ईडी, आईटी, खुद सर्वोच्च न्यायालय, हाई कोर्ट, ये सब उनमें आ जाते हैं। न्यायपालिका में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट आ जाते हैं। और एक है मीडिया, जिसको आजकल सिर्फ अगर मीडिया कहा जाए
तो मुझे लगता है कि उस मीडिया की, जिस मीडिया की हम बात कर रहे हैं, उस मीडिया की तौहीन हो जाती है। उसको लगता है यार इतना ऑर्डिनरी नाम है, आप हमें मीडिया कह देते हो, कम से कम गोदी शब्द तो लगाओ। और गोदी शब्द लगाते ही वो गर्व से अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं। ऐसे लगता है जैसे कोई ऐसी पदवी जो विलक्षणता से भरी हो, वो उनके हत्थे चढ़ गई हो। तो गोदी मीडिया कहना ज़्यादा उसमें उचित रहता है। पत्रकार को अगर पत्तलकार कह दो, उनको वो ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि पत्तलकार वही है जो बीजेपी के तलवे चाटता हो। अब वो चरण चुंबक हो, तो विश्व में अगर उनका स्थान देखा जाए तो भारत का मीडिया में 151वां स्थान है 182 देशों में। तो लोग उनको गिनने के लिए तैयार ही नहीं है अपने साथ। वो तो कहते हैं 3 ही अंग हैं, चौथा अंग है ही नहीं। और तीनों को कानून के अनुसार काम करना होगा, क्योंकि मीडिया तो, गोदी मीडिया तो बेलगाम है ना। ऐसा घोड़ा जिसके पैरों में नाल तो डाली गई है, पर उसको लगाम नहीं डाली गई, तो वो स्वच्छंद घोड़ा है। जब कानून या नियम से परे जाती है संसद, तो न्यायपालिका को हस्तक्षेप करना ही पड़ता है, क्योंकि न्यायपालिका संविधान की सबसे बड़ी कस्टोडियन है। सबसे बड़ा अगर कोई रखवाला है, तो मेरी समझ में हमें संविधान ने भी ये बात कहने की आज्ञा दी है कि वो न्यायपालिका है। विशेष तौर पर हाई कोर्ट, सेशन जजेस और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश। अब गवई साहब ने नागपुर जिला कोर्ट बार एसोसिएशन के कार्यक्रम में बात करी। उन्होंने यहाँ कुछ किस्से साझे किए और अपने माता पिता के संघर्षों के विषय में बात करते हुए, उनके जीवन पर बात करते हुए, उनके प्रभाव जो उनके जीवन पर पड़ा है उसके विषय में बात करते हुए भावुक हो गए। स्वाभाविक है ऐसी भावुकता, जिसको सभी इज्जत की निगाह से, सम्मान से देखते हैं। सभी लोग अपने माता पिता को सम्मान से देखते हैं। उनका भी भावुक हो जाना कोई ऐसी बात नहीं है जो सर्वथा भिन्न हो। इसका मतलब गवाई साहब के अंदर का आदमी या अंदर की जीवंतता जीवित है। और नागपुर जिला कोर्ट बार ने, एसोसिएशन ने उनको सम्मानित भी किया। और उन्होंने बताया कि पिता भी चाहते थे कि वकील बने और मैं आर्किटेक्ट बनना चाहता था, लेकिन मेरे पिता ने मेरे लिए अलग सपने देखे थे। वह हमेशा चाहते थे कि मैं एक वकील बनूं, एक ऐसा सपना जो वो स्वयं पूरा नहीं कर पाए। और ये जो भारतीय पिता है, हमारे यहाँ कहा जाता है कि पूरे धरती पर एक ही ऐसा व्यक्ति है जो आपको अपने से ऊंचा उठकर देखते हुए वो प्रसन्नता से भर जाता है। खुशी से उसकी आंखें जो हैं वो गीली हो जाती हैं, खुशी से रोने लगता है वो। और वो मात्र एक पूरी सृष्टि में एक पिता होता है जिसको ये गौरव हासिल है। और उन्होंने कहा कि वो हमेशा चाहते थे, ऐसा सपना था, वो खुद पूरा नहीं कर पाए और खुद को अंबेडकर साहब की सेवा में लगा दिया उन्होंने। वह खुद एक वकील
बनना चाहते थे, नहीं बने। स्वतंत्रता आंदोलन का हिस्सा होने के कारण उनको गिरफ्तार कर लिया गया, इसलिए वे अपनी इच्छा पूरी नहीं कर पाए। अब जस्टिस गवई साहब ने कहा कि संयुक्त परिवार में रहते थे जिसमें कई बच्चे थे, सारी जिम्मेदारियां उनकी माँ और चाची पर थी, इसलिए अपने पिता की इच्छा पूरा करने के लिए उन्होंने आर्किटेक्ट बनने का सपना छोड़ दिया। एक आदर्श पुत्र क्या होता है, ये उन्होंने बात साझा की। और उन्होंने न्यायिक सक्रियता और न्यायिक आतंकवाद दोनों की जो प्रासंगिकता आज के विषय में है, उसके विषय में भी बात किया उन्होंने। न्यायिक सक्रियता, तो वो सक्रिय हैं, सीजेआई हैं, अच्छे से फैसलों को सुनते हैं, फिर उसके बाद फैसला देते हैं। और न्यायिक आतंकवाद मैंने आपको बताया। ये न्यायिक आतंकवाद कैसा होता है? बहुत सारे हमारे देश के ऐसे भावी कर्णधार हैं जो आज जेल में हैं, और दुर्भाग्य से या सौभाग्य से वो पैदा मुस्लिम परिवार में हुए हैं, उनकी जमानतें नहीं हो रही। अभी मैं कल ही पढ़ रहा था, एक गाजियाबाद का केस था और सुप्रीम कोर्ट ने बेल दे दी थी, और कोई ऐसा नुक्ता लटका दिया और उसको जेल से बाहर नहीं किया। और जब जस्टिस साहब ने कह दिया कि भाई आज डीजी साहब की पेशी होगी, जेलर की पेशी होगी आज मेरे यहाँ, तो अगले दिन पेशी होनी थी, रात में उसको छोड़ दिया गया। तो इसको कहते हैं न्यायिक हिंसा। वो उन्होंने नहीं की, वो उन लोगों ने की जो शासन प्रणाली में हैं। उन्होंने तो फैसला ठीक किया। अब ये न्यायिक सक्रियता या जुडिशियल एक्टिविज्म, इसका मतलब होता क्या है? जब अदालतें, खास तौर पर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, अपने पारंपरिक दायरे से आगे बढ़कर ऐसे मामलों में हस्तक्षेप कर दे और विधायिका यानी सांसद, विधानसभा निष्क्रिय या विफल रही हो, यानी जब अदालतें खुद पहल करके, जिसको कहते हैं सो मोटिव संज्ञान, जिसको संज्ञान कहते हैं, सो मोटिव एक्शन। जैसे कि हमारे एक पत्रकार हैं, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने सो मोटिव संज्ञान लिया, एक्शन लिया और उनकी एक वीडियो हटा दी। जब अदालतें खुद पहल करके किसी मुद्दे पर फैसला देती हैं या सरकार को दिशा निर्देश देती हैं जिससे आम जनता के अधिकारों की रक्षा हो, उसे जुडिशियल एक्टिविज्म कहते हैं। अब न्यायिक आतंकवाद या जुडिशियल टेररिज्म, ये कोई कानूनी शब्द तो है नहीं, ये तो बनाया हुआ शब्द है, और डिक्शनरी में भी ये दोनों शब्द जुड़े हुए कहीं नहीं मिलेंगे। और इसका इस्तेमाल करना न्यायपालिका का अपमान माना जाता है, समझा जाता है ऐसा। जब कोई पक्ष मानता है अदालत निष्पक्ष नहीं, जैसा कि निशिकांत दुबे ने पूर्व के सीजीआई एचआर खन्ना साहब के विषय में एक ऐसी अनर्गल और वाहियात बात की जिसको सुनना भी मुझे लगता है वो कोई भी गवारा नहीं करेगा। वो सीधे सीधे कहेगा कि ये आदमी पागल हो गया है या ये मूर्ख है। तो अदालत निष्पक्ष नहीं है, या अदालत बार बार ऐसे आदेश देती हो जो किसी खास राजनीतिक विचारधारा या समूह के खिलाफ लगते हों। जैसे कि हमारे इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक जज हैं जिन्होंने कह दिया कि भाई साहब जो हिंदुत्व है वही चलेगा और देश हिंदू राष्ट्र बनेगा, और बहुत कुछ उन्होंने कहा। एक कार्यक्रम में गए थे और उन्होंने बहुत सारी बातों का खंडन भी किया, बहुत सारी बातें कही गई,
और उसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया तो उन्होंने ये कहा कि मैं माफ़ी मांग लेता हूँ। फिर वो माफ़ी से भी बिफर गए, वो भी नहीं मांगी, और उनके खिलाफ आज तक कोई एक्शन हुआ नहीं है। तो ये सारी बातें बीच में सम्मिलित हैं, दोनों तरफ से हैं। एक हाई कोर्ट के जज हैं, उनके यहाँ पैसा निकलता है, 500-500 के नोट सड़े हुए निकलते हैं, जले हुए निकलते हैं, और उनके खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज होती नहीं है। अब मुझे पता नहीं है कानूनी प्रक्रिया में उनके खिलाफ दर्ज होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, उनको स्पेशल अधिकार है उनके खिलाफ, वो उनको मिला हुआ है प्रोटेक्शन गवर्नमेंट की तरफ से। तो ये सारी बातें हैं, मुझे लगता है उनके दिमाग में कहीं ना कहीं ये सारे विषय रहे होंगे। जब कोई पक्ष मानता है कि अदालत निष्पक्ष नहीं है, जैसा कि जगदीप धनखड़ साहब ने भी कहा कि उनके खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई। अब किसी खास राजनीतिक विचार या समूह के खिलाफ लगते रहे हैं। जब अदालत या न्यायिक संस्थान अपने निर्णय या दखल से किसी पक्ष को ऐसा महसूस कराए कि उन्हें डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, दबाया जा रहा है, तो कुछ लोग आलोचना में इस स्थिति को जुडिशियल टेररिज्म कहते हैं या कहा जाता है। अब ये जिला कोर्ट बार एसोसिएशन के कार्यक्रम में 3 घंटे रहे, लोगों से बातचीत करते रहे। 2015 में उन्होंने स्मरण किया कि उनके पिता का निधन हो गया था। जब मेरे नाम की सिफारिश हाई कोर्ट में जज के पद के लिए की गई तो मेरे पिता ने कहा, अगर तुम वकील बने रहोगे तो तुम केवल पैसे के पीछे भागते रहोगे, लेकिन अगर तुम जज बन जाओगे तो तुम अंबेडकर द्वारा बताए गए रास्ते पर चलोगे। तो धन्य है वो पिता, प्रणाम करते हैं हम भी उनके पिताश्री को कि उन्होंने समाज के लिए अच्छा काम करने के वास्ते अपने पुत्र को दिशा निर्देश दिए। इतनी समझ थी उनके पास और उन्होंने उस काम को अपने पुत्र से अच्छे ढंग से कराने के लिए सलाह भी दी और प्रेरित भी किया। तो गवाई ने कहा कि मेरे पिता ने भी सोचा था कि उनका बेटा एक दिन भारत का मुख्य न्यायाधीश बनेगा, लेकिन वह ऐसा होते देखने के लिए जीवित रहे नहीं। हमने उन्हें 2015 में खो दिया और आज 2025 में 10 वर्ष बीत गए। लेकिन मुझे खुशी है मेरी माँ वहाँ है। मेरी माँ अपनी आँखों से या मेरे पिता की आंखों से मुझे जब देखती है तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे माता पिता दोनों उनमें समाहित हो गए हैं। मैं अपनी माँ की आंखों में अपने पिता की आंखें देखता हूँ, ये ऐसी मेरी भावना है, ऐसा उन्होंने मन में सोचा होगा। और पिछले 2 दिन में दिए गवई साहब के 2 बयान हैं। उन्होंने कहा कि जज होना 9 से 5 की नौकरी नहीं है, यह देश की सेवा लेकिन कठिन काम। छत्रपति संभाजी नगर में बॉम्बे हाई कोर्ट औरंगाबाद बेंच की एडवोकेट यूनियन की तरफ से रखे गए अभिनंदन समारोह में सीजीआई साहब ने कहा कि एक जज अकेले काम नहीं कर सकता। जज होना 9 से 5 की नौकरी नहीं है, राष्ट्र की सेवा है, लेकिन यह एक कठिन काम भी है। अब संसद नहीं, संविधान सबसे ऊपर है, ये भी बात उन्होंने कही। लोकतंत्र के 3 हिस्से, इसके अधीन सीजेआई गवई साहब ने भारत का संविधान सबसे ऊपर ऐसा कहा। हमारे लोकतंत्र के तीनों अंग, न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका और मैं तो कहता हूँ गोदी मीडिया भी संविधान के अधीन काम करते हैं। सीजेआई गवई साहब ने कहा कि कुछ लोग कहते हैं कि संसद सर्वोच्च है, परंतु वो कहते हैं कि मेरी राय में, मेरी अगर विचार में बात की जाए तो मैं संविधान को सर्वोच्च पर ही मानता हूँ। और गवई साहब ने कहा कि संसद के पास संशोधन करने की शक्ति है,
लेकिन वह संविधान के मूल ढांचे को बदल नहीं सकती। अब मैं इसको जोड़ देता हूं जो होश बोले साहब ने कहा है कि धर्मनिरपेक्ष सब शब्द को या समाजवाद शब्द को हटा देना चाहिए। तो उन्होंने ये जो बात कही, अब इसमें संसद के पास अमेंडमेंट करने की तो ताकत है ही है, लेकिन मूल ढांचा नहीं बदल सकती। अब ये गवई साहब ने कहा भारत का संविधान सबसे ऊपर है और सुप्रीम कोर्ट के 52वें CJI के रूप में शपथ लेने वाले जस्टिस गवई होम टाउन, ये उनका पैतृक गृह है, अमरावती में अपने अभिनंदन समारोह में उन्होंने ये सारी बातें कही। और संसद के पास संशोधन की शक्ति है, लेकिन संविधान के मूल ढांचे को नहीं बदल सकती। और जस्टिस साहब जो हैं रामकृष्ण गवई, 24 नवंबर को उनका 1960 को जन्म हुआ, महाराष्ट्र अमरावती में हुआ। 1987 में बॉम्बे हाई कोर्ट में वकील के रूप में प्रैक्टिस की। 2000 में बॉम्बे हाई कोर्ट का जज नियुक्त किया गया 13 वर्ष बाद, और 2019 24 मई को सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस बन गए। जो महत्वपूर्ण फैसले उन्होंने दिए उसमें राम मंदिर, बाबरी मस्जिद विवाद और 2019 का राफेल डील का भी मुकदमा था। और उन्होंने कहा कि लोग क्या कहेंगे, हमारे फैसलों पर इसका असर नहीं होना चाहिए। तो उन्होंने कहा जज को हमेशा याद रखना चाहिए हमारा एक कर्तव्य, और हम नागरिकों के अधिकारों, संवैधानिक मूल्यों और सिद्धांतों के रक्षक हैं, संरक्षक हैं, हम गार्जियन हैं। हमारे पास केवल शक्ति नहीं है बल्कि हम पर एक कर्तव्य भी डाला गया है। किसी जज को इस बात को लेकर नहीं चलना चाहिए कि लोग उनके फैसलों के बारे में क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे, क्या महसूस करेंगे। और चीफ जस्टिस ने कहा हमें स्वतंत्र रूप से सोचना होगा, लोग क्या कहेंगे यह हमारी फैसला लेने की प्रक्रिया का हिस्सा नहीं बन सकता। और एक बात उन्होंने और कही कि बुलडोजर, ये शायद योगी बाबा के विषय में उन्होंने कहा होगा, जस्टिस के खिलाफ दिए फैसले का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि मैंने हमेशा अपने निर्णय और काम को बोलने दिया और हमेशा संविधान में निहित मौलिक अधिकारों के साथ खड़ा रहा। बुलडोजर न्याय के खिलाफ अपने फैसले का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि आश्रय का अधिकार सर्वोच्च होता है और ये सर्वोच्च न्यायालय है। उन्होंने कहा कि जज जमीनी हकीकत नज़रअंदाज नहीं कर सकते, न्यायपालिका का लोगों से दूरी बनाए रखना असरदार नहीं। बार काउंसिल ऑफ इंडिया BCI के इवेंट में CJI गवई साहब ने कहा था जज जमीनी हकीकत को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। और गवई साहब ने कहा कि न्यायपालिका मानवीय अनुभवों की जटिलताओं को नज़रअंदाज करते हुए कानूनी मामलों को सख्त, काले और सफ़ेद शब्दों में देखने का जोखिम नहीं उठा सकती। और गवई साहब ने इस बात पर भी जोर दिया कि न्यायपालिका में लोगों से दूरी रखना असरदार नहीं है। उन्होंने इस धारणा को खारिज कर दिया, सुप्रीम कोर्ट के जजों को लोगों से जुड़ने से बचना चाहिए। और उन्होंने कहा कि राजनीति में एंट्री से इनकार कर दिया, बोले रिटायरमेंट के बाद कोई पद नहीं लूँगा, देश खतरे में हो, सुप्रीम कोर्ट अलग नहीं रह सकता। और गवई साहब ने कहा कि रिटायरमेंट के बाद पॉलिटिक्स में एंट्री लेने से इनकार कर दिया। और उन्होंने कहा कि पद पर रहने के बाद व्यक्ति को कोई जिम्मेदारी नहीं लेनी चाहिए। रविवार को मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने ये बात कही थी। 14 मई को बुद्ध पूर्णिमा के शुभ अवसर पर CJI पद की शपथ लेना मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। इसका मतलब ये है कि वो धार्मिक भी हैं। तो अनेक प्रकार से गुणों से भरपूर हमारे CJI साहब, हम उनकी विद्वत्ता को नमन करते हैं और हम ऐसी अपेक्षा भी करते हैं उनसे कि इस प्रकार अगर हमारे देश का सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होगा तो निर्णयों में पक्षपात नहीं होगा, निष्पक्ष होंगे, बगैर किसी दबाव के होंगे। और सबको तो सेटिस्फाइड नहीं किया जा सकता, परंतु अधिकतर लोगों को वो स्वीकार्य होंगे। स्वीकार्य तो वो संवैधानिक तौर पर भी होते हैं
क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स को फॉलो करना ये हम सबका कर्तव्य होता है। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ कि ये जो हमने प्रस्तुति दी है, इसमें आप क्या सोचते और समझते हैं कि भारत की जो न्याय प्रक्रिया है या न्यायपालिका है वो हमारी कैसी है, अच्छी है, बुरी है, या उनमें और क्या संशोधन हो सकते हैं। आप अपनी तरफ से जो सुझाव देना चाहें तो नीचे कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला हुआ है। आप कमेंट सेक्शन में जाएं और अपनी बात को अवश्य कहें। इसी के साथ आपसे आज्ञा लेते हुए एक अपील करेंगे कि आप हमारे चैनल अरुण के शर्मा एनालिस्ट वन थॉट को सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि हमें इसकी बहुत ज़रूरत है और इसकी हमारे पास कमी भी बहुत है। तो जिस व्यक्ति के पास जो कमी होती है वो उसकी तवक्को रखता है, उसकी उम्मीद रखता है। तो हम भी आपसे ये उम्मीद रखते हैं कि आप हमें ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में सब्सक्राइब करेंगे, और जिसका हम कोई मूल्य लेते नहीं है, ना ही कोई यूट्यूब वाला जो यूट्यूब चलाते हैं ना वो लेते हैं, ना यूट्यूब की कंपनी लेती है। तो इन्हीं शब्दों के साथ आपका धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।